हाय, मैं विनय प्रताप वर्मा आज से आप लोगों को एनडीए, एयरफोर्स, एसएसआर के लिए फिजिक्स की क्लासेस लाइव स्टार्ट हो रही है। आज से हम लोग यहाँ पे बेसिक से एकदम शुरू करते हुए मेन पॉइंट तक पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है वह साइंस का एक पार्ट है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस जो है सिंटिया शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना। किसी भी चीज को पूरी तरह से जानना, उसकी जांच परख करना ही आपका क्या है? साइंस है, विज्ञान है। किसी भी घटना का तहकीकात ही आपका साइंस होता है। इनिशियली जो है साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फर्दर इसके सब डिवीजन किए गए। फिजिक्स जो है आपका फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस, फ्यूसिस मीन्स होता है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। मीन्स आपके चारों तरफ जो प्रकृति है, वातावरण है, उसका स्टडी ही क्या होगा? फिजिक्स होगा। आपके चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे दिन और रात हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी गर्मी ज्यादा क्यों हो रही है, इन सारी चीजों का अध्ययन किसके अंदर करेंगे हम लोग? फिजिक्स के। सिंप्लिसिटी के लिए फिजिक्स को कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे फिजिक्स, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मीन्स यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन और रेस्ट में उसकी क्या फेनोमिना है, वो क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, इन सारी चीजों का हम लोग स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स के 2 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर। और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना कब? जब वो रेस्ट में है। दूसरा ब्रांच है डायनेमिक्स। मीन्स डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी इन मोशन। मोशन की स्टडी हम लोग डायनेमिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह आपका अगला ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी। इसमें हम लोग ऊष्मा से रिलेटेड स्टडी करते हैं।
कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, कितनी हीट किस बॉडी में जा रही है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव है, इन सारी चीजों का अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करेंगे हम लोग। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, लाइट से रिलेटेड स्टडी हम लोग ऑप्टिक्स में करते हैं। फिर वेव मोशन, वेव की स्टडी हम लोग वेव मोशन के अंतर्गत वेव मोशन में आपका एकॉस्टिक अलग अलग चीजें इसमें होती हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक्स, इसमें हम लोग दो पार्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनिशियली ये दोनों डिफरेंट पार्ट थे और इनकी स्टडी अलग अलग ब्रांच के रूप में होती थी, लेकिन जब ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा कि अगर करंट किसी वायर में फ्लो हो रही है तो उसके पास रखी हुई कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मींस कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। करंट अगर फ्लो हो रही है, करंट को उसने ऑफ किया तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई, फिर उसने करंट को दूसरे डायरेक्शन में चेंज किया तो मैग्नेटिक निडल जो है क्या हुई, दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रही है, मींस चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और इस चीज को यहां से दोनों को एक रूप में लिया जाना लगा और एक नई ब्रांच बनाई गई दोनों को मिलाकर, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहते हैं। और इसको जनरेट करने का मुख्य से मैक्सवेल को जाता है। इसके बाद आपका एटॉमिक फिजिक्स, इसके अंदर एटम के अंदर होने वाली घटनाएं, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि की हम लोग स्टडी करते हैं कि वो किस तरह मोशन में है, किस तरह रेस्ट में है। के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, आप जानते हैं कि कोई भी अगर एटम है तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आउटर की ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन आपके उस एटम में हैं, मान लीजिए कि Na11 है, यानी कि 11 प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में है। आप जानते हैं कि जो लाइट चार्ज होते हैं, मींस प्रोटॉन और प्रोटॉन प्लस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस एक छोटा सा भाग है और इसमें एक साथ इतने प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं और न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज नहीं हो रही है, वो स्टेबल है। इसका मतलब कि इसमें कोई फोर्स है
जो इस प्रोटॉन को बांध के रखे हुए हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फिनोमिना होती है, उसके स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स के तहत करेंगे। रेडियो एक्टिविटी, आपने पढ़ा होगा कि जो हेवी न्यूक्लियस होते हैं उनसे अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल इमिट होते हैं। ये कैसे इमिट होते हैं, क्या रीजन होते हैं, इन सारी चीजों का स्टडी हम लोग किसमें करेंगे? रेडियो एक्टिविटी में। नेक्स्ट हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर से बने हुए डिवाइसेज का स्टडी करते हैं। जैसे आज के मॉडर्न युग में आप मोबाइल, एलईडी टीवी, काफी चीजें यूज करते हैं। वो सारी चीजें डिपेंडेंट है इस सेमीकंडक्टर पे। अगर ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स ना होता तो ना आज के पास इतनी अच्छी मोबाइल होती, न ही आप टीवी की साइज इतना छोटा रिड्यूस कर पाते। इसी तरह कई फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, हम लोग एक एक करके सबका स्टडी करते हैं। किसी भी चीज की स्टडी के लिए जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन। मापन मीन्स जब आप कोई चीज की गणना करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो क्वांटिटी कितनी है इसका हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए और आपको 1 केजी शुगर चाहिए, तो यहां आपको मेजरमेंट करना है, 1 केजी शुगर लेना है। तो मेजरमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग a unknown quantity with known standard quantity। ओके, हम किसी अननोन क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं किसी नोन अनस्टैंडर्ड क्वांटिटी। मीन्स वो स्टैंडर्ड है, वो एक मानक है जिससे हम उसकी क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि वो उसके कितने टाइम्स है। तो ये क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, जिसमें से एक चीज क्या है? नोन है और दूसरी चीज अननोन है। यहां 2-3 वर्ड हमने यूज किया है, जैसे क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी
expressible in numbers is known as quantity. एनीथिंग, जो कोई भी चीज जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सके, नंबर में बता सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर्स है 4, तो इनको हम नंबर में बता पा रहे हैं कि ये 4 मार्कर्स है। कोई भी चीज आपका जो नंबर में एक्सप्रेसिबल है, जैसे 5 kg शुगर हुआ या 5 पीस पेंसिल हुआ, तो ये सारी चीजें क्या है? नंबर में एक्सप्रेसिबल है। अतः हम लोग इसको क्या कहेंगे कि वो क्वांटिटी है। और जो चीजें नंबर में एक्सप्रेसिबल नहीं होंगी वो क्या होंगी? क्वांटिटी नहीं होंगी। जैसे हेट, हेट मीन्स घृणा। आप किसी को कितना हेट कर सकते हैं, क्या ये नंबर में बताया जा सकता है? इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस। नॉट काइंडनेस, दयालुता, इट इज एक्सप्रेसिबल इन नंबर्स? नो। कोई कितना दयालु है, कोई कितना काइंड पर्सन है, इसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि वह बहुत ज्यादा दयालु है या वो क्रूर है, क्रूएल है, बट इट इज नॉट डिफाइन कि वह 5% है कि 50% है कि 10% है। तो ये नंबर में एक्सप्रेसिबल नहीं है, इसलिए हम इनको क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करते। क्वांटिटी के बाद हम लोग आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। A quantity which can be expressible in terms of physics ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स के टर्म के रूप में लिखी जा सके वो क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी आपके फिजिक्स के टर्म के रूप में एक्सप्लेन हो सके उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो यहां आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहे हैं, यानी कि वो मोशन में है, किस स्पीड से वो मोशन में जा रही है, यानी स्पीड रिलेटेड है फिजिक्स से। अतः स्पीड क्या होगी? आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। टाइम क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। सेकंड थिंग, हमें मेजरमेंट के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए? तो फर्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू
यानी संख्यात्मक मान, एंड सेकेंड यूनिट्स यानी मात्रा। कोई भी हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, किसी चीज की लेंथ मापना चाह रहे हैं, तो हमें उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी रूम की लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हमें एक मात्रक चाहिए। मान लीजिए कि हम मीटर में मेजर कर रहे हैं, कि सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, कि फीट में मेजर कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स ए मात्रक, और उस मात्रक के कितने टाइम्स आपने उसको मेजर किया, तो वो हमें क्या मिलेगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। इमेजिन कि क्या ऐसा संभव है कि इन दोनों के किसी एक के न होने से आपकी मेजरमेंट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे गए और उससे बोले कि 5 चाहिए। अब आपको 5 क्या चाहिए? 5 मीटर कपड़े चाहिए, कि 5 मीटर शुगर चाहिए, केजी शुगर चाहिए, कि 5 रुपया चाहिए। आपने कोई यूनिट नहीं लगाई, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई, या क्या हो जा रहा है? मेजरमेंट में मीनिंगलेस हो जा रहा है। वो दुकानदार आपकी बात समझ नहीं पाएगा और न ही कोई दूसरा। इसी तरह आप कहीं गए और कहे किसी से कि मीटर दे। किसी कपड़े की दुकान पे गए और आप कह रहे हैं कि मीटर चाहिए, और आपने ये नहीं बताया कि आधा मीटर चाहिए, हाफ मीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए, कि 2 मीटर चाहिए। तो यहां यूनिट है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो ये आपका मेजरमेंट क्या हो जा रहा है? मीनिंगलेस हो जा रहा है, ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसलिए किसी भी मेजरमेंट के लिए आपको ये 2 चीजें रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड यूनिट। Now we return to physical quantity. Physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी को कई रूपों में बांटा गया है, कई प्रकार से। मेजरमेंट में हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल, एंड सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल मीन्स मूल राशि, एंड सेकेंड व्युत्पन्न राशि। मूल राशि मीन्स वे राशि या जो अपने मूल रूप में है, मीन्स वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस फ्रीली स्वतः का है, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उनका सेल्फ एग्जिस्टेंस है। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहेंगे? मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपका लेंथ मीन्स लंबाई, सेकेंड मास मीन्स द्रव्यमान, थर्ड टाइम मीन्स समय। ध्यान दीजिए, यहां क्या हम टाइम को मास के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मास को टाइम के रूप में? इट इज नॉट पॉसिबल। इनका एग्जिस्टेंस स्वयं के रूप में है, सेल्फ एग्जिस्टेंस है,
और इनको किसी दूसरे रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि कहते हैं। और इन फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जिस यूनिट या जिस मात्रक को हम लोग यूज करते हैं उनको फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कैसे यूनिट? फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि डिराइव करिए इक्वेशन। डिराइव मतलब क्या हुआ कि बनाना है, व्युत्पन्न, कहीं से उत्पन्न हो रहा। मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती है उनको हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग इक्वल टू विस्थापन अपॉन टाइम। यहां देखिए, ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी, वो दो फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये क्या है? लेंथ एंड सेकेंड टाइम, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी के डिवीजन से बनी है वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी क्या होगी? आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ओके? डिराइव्ड क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज किए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक। इनिशियली आपके 3 क्वांटिटीज थे। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम। उस समय इलेक्ट्रिसिटी ओपन नहीं उतनी यूज हो रहे थे या एग्जिस्टेंस में नहीं थी। इनिशियल समय की आप बात करें तो उस समय मेनली जो रिक्वायरमेंट थी मेजरमेंट की वो लेंथ की थी। हमें डिस्टेंस मेजर करना होता था, मास मेजर करना होता था और टाइम मेजर करना होता था। तो इनिशियली आपकी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो इसमें करंट को सम्मिलित कर लिया गया, इलेक्ट्रिक करंट। और एट लास्ट टोटल आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेकेंड amount of substance। amount of substance। ओके? लेंथ आप जानते हैं ये क्या है? लंबाई। मास ये क्या है? द्रव्यमान। टाइम समय। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। टेम्परेचर ताप। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता।
एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इसके साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक क्वांटिटी सम्मिलित की गई, जिसको हम लोग प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल कहते हैं। इनकी मेजरमेंट में जो लेंथ की थी, इसके लिए यूनिट हम लोग मीटर यूज करते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मोल। ओके, इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां क्या थी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फर्स्ट प्लेन एंगल, यानी समतल कोण, समतलीय कोण। सेकंड सॉलिड एंगल, यानी ठोस। इसके लिए यूनिट यूज की जाती है रेडियन एंड स्टेरेडियन। अभी तक जो हम लोग एंगल पढ़ते आ रहे थे वो जनरली प्लेन एंगल थी। प्लेन मतलब एक ही प्लेन में, एक ही समतल में एग्जिस्ट करने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। जैसे जहां पे 2 लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये एंगल आपका क्या होता है? प्लेन एंगल होता है। और जैसे मान लीजिए ये बोर्ड आपका एक प्लेन है, समतल है, तो ये एक प्लेन में है, इसलिए इसको प्लेन एंगल कहा जाता है। प्लेन एंगल इक्वल टू क्या होता है आपका? आर्स अपॉन रेडियस। आर्स अपॉन रेडियस। मान लीजिए आपकी ये आर्स है और ये रेडियस आर है, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं एस है, तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर। ये आपका क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा, प्लेन एंगल। अगर हम मैक्सिमम एंगल निकाले थीटा मैक्स इक्वल टू, तो ये आपका क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। तो ये आर्स आप देखिए पूरा आर्स हो जाएगा और ये क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो किसी सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो गया, यानी थीटा मैक्स कितना हो जाएगा? 2 पाई। ठीक, यानी कि कोई प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना हो सकती है? 2 पाई। और दूसरी चीज हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360, यानी 360 किसके इक्वल है? 2 पाई रेडियन के।
360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। इस तरह यहां से हम लोग डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। तो ये एंगल था आपका प्लेन एंगल, जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे थे। यहां पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, जिसको हम लोग नाम देते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ठोस को सॉलिड एंगल का मतलब है, जैसे ये आप पेज देख रहे हैं, इस पेज को आप फोल्ड कर दीजिए इस तरह। तो ये देखिए आपका ये कुछ कोन की तरह हो जा रहा है, मीन्स शंकु की तरह। और यहां आपका एक एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। जैसे आप कोन को और ओपन करते जाइए तो देख रहे हैं ये आपका एंगल क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहां जिस आउटर सरफेस पे है वो क्या है? एक सर्कुलर है। और सर्कुलर क्या है? एरिया है। तो ठोस कोण इक्वल टू होता है एरिया अपान रेडियस का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है तो ये एरिया कितना है? a और रेडियस r है। तो ठोस कोण इक्वल टू होता है a बाई आर स्क्वायर या d ओमेगा इक्वल टू da बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा मैक्स की बात करें, यानी सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देखिए इसको जब आप इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह होगा इतना, फिर इंक्रीज करेंगे इस तरह होगा, फिर इंक्रीज करेंगे ये इस तरह होगा, इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका ये इस तरह होगा। जब पूरा यहां लाएंगे तो ये एक क्या बन जाएगा? स्फेयर। टोटल क्या हो गया? स्फेयर। और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का एरिया तो कर्व्ड सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, यानी कि सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना होगा? 4 पाई स्टेर रेडियन। मैक्सिमम सॉलिड एंगल आपका कितना होगा? 4 पाई। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे कल फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।